तो वेलकम प्यारे बच्चों। आज अपन जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका 2020 में 12th के अंदर इंग्लिश जो कंपलसरी का अपना पेपर था उसको अपन आज एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर यह आपका जो पेपर है वो है और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट देयर रोल नंबर on the question paper. All the questions are compulsory. Write the answer to each question in the given answer book only. For questions having more than one part, the answer to those parts are to be written together in continuity. तो आपको जो आंसर हैं वो नियमित रूप से लिखने हैं। दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। ये जो पेपर है ये 3 सेक्शन में विभाजित है, ए बी एंड सी। ऑल सेक्शन आर कंपलसरी, और सारे जो सेक्शन हैं वो अपन को अनिवार्य रूप से करने हैं। सेपरेट इंस्ट्रक्शन आर गिवन फॉर ईच सेक्शन एंड क्वेश्चंस, और प्रत्येक सेक्शन और क्वेश्चन के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। व्हेन एवर नेसेसरी, जहाँ जरूरी है। रीड दीज इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, इन इंस्ट्रक्शन को अपन को बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। एंड फॉलो देम, और उसका अनुसरण करना है। डू नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, और प्यारे बच्चों आपको जो दी हुई शब्द सीमा है उससे ज्यादा नहीं लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 से 9 है वो इस पैराग्राफ्स के अंदर से अपन को पढ़ करके आंसर देना है। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो अपन को निम्न जो दिया हुआ पैसेज है उसको ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। A priest of a famous temple on a high hill in Assam was widely known. तो a priest यानी एक पुजारी of a famous temple on a hill in Assam, जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर था आसाम के अंदर एक पहाड़ी के ऊपर, was widely known, और इसको दूर दूर तक जाना जाता था। and respected to be a great scholar, और उस पृष्ठ या पुजारी को एक बड़े विद्वान के रूप में उसका सम्मान किया जाता था। When he was on his deathbed, और जब वह अपनी मृत्यु शैया के ऊपर था, he called the trustee of the temple, तो उसने उस मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनको बुलाया। and told him, और इन्हें कहा, to select and appoint only a human being as his successor। तो प्यारे बच्चों सक्सेसर उत्तराधिकारी को बोलते हैं। तो उसने कहा कि यहाँ पर इस मंदिर के लिए जो मेरा उत्तराधिकारी है उसकी नियुक्ति की जाए। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद में ए डे वाज सेट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द न्यू प्रिस्ट, एक नए पुजारी के चुनाव के लिए एक दिन है वो निर्धारित किया गया। ऑन द शेड्यूल्ड डे, और उस तय तिथि को स्टार्टिंग एट डॉन, जो कि भोर के समय शुरू होना था। द एस्पिरेंट्स यानी जो प्रत्याशी हैं स्टार्टेड ट्रेकिंग द स्टिप खड़ी चढ़ाई को बोलते हैं। एंड टॉर्चियस क्लाइम टू द टेम्पल, तो वो लोग हैं वो उस खड़ी जो चढ़ाई उस मंदिर के लिए थी, और टॉर्चरस यानी यातना देने वाली चढ़ाई है उसको पार कर करके वहां इकट्ठे होने लगे। एज द रूट ऑफ द टेम्पल वाज डिफिकल्ट, क्योंकि उस मंदिर के लिए जो रास्ता था वो कठिनाई से भरा हुआ था। फुल ऑफ थॉर्न्स एंड स्टोन्स, और वहां पर पूर्ण रूप से बहुत से थॉर्न यानी थोर के पेड़ थे, और स्टोन्स और कांटे थे, थॉर्न कांटों को बोलते हैं। मेनी एस्पिरेंट्स गोट माइनर कट्स, और कई जो प्रतिभागी हैं या प्रत्याशी हैं उनके हल्के फुले कट भी लग गए। एंड ब्रुसेज ऑन देयर फिट एंड हेड्स, एंड ब्रुसेज ऑन देयर फिट, और उनके जो पांव हैं उनके ऊपर और उनके हाथ के जो रगड़के हैं वो लग गए। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद में द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्टेड, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई। द ट्रस्टी आस्क्ड ऑल द एस्पिरेंट्स, और जो प्रतिभागी हैं उन्होंने ऑल द ट्रस्टी, जो सारे के सारे प्रतिभागी हैं उनको कहा गया टू रिसाइट डिफिकल्ट श्लोक्स और वर्स। श्लोक बोलते हैं हिंदी में, और वर्स हैं वो अपन पद्य को बोलते हैं। फ्रॉम द सेक्रेड टेक्स्ट, की जो पवित्र विषय वस्तु है
उसके अंदर आपको श्लोक और पद हैं उनका उच्चारण करना है। ही एक्सप्लेन देम उसने उनको एक्सप्लेन किया वेरियस प्रोसीड्यूर्स ऑफ प्रीशुड, जो पुजारी है, पुजारीपन है, उसके लिए क्या क्या प्रोसीड्यूर्स होते हैं उनके बारे में उनको व्याख्या की। बाय आफ्टरनून दोपहर के समय तक एज द सिलेक्शन प्रोसेस वाज अबाउट टू एंड, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त होने वाली थी। वन यंग मैन वॉक्ड स्लोली इनटू द टेम्पल, एक जवान व्यक्ति है वो धीरे धीरे मंदिर में आया। द ट्रस्टी नोटिस्ड हिम एंड आस्क्ड, तो ट्रस्टी है उसने उसको देखा और पूछा, यंग मैन जवान व्यक्ति, यू आर वेरी लेट, आपने बहुत देरी कर दी है। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, आपको इतना समय कैसे लगा। वाई आर योर क्लॉथ टॉर्न, और आपके जो क्लॉथ हैं वो फटे हुए क्यों हैं। और वाही योर फीट एंड हैंड्स ब्लीडिंग बैडली, और क्यों आपके जो पैर हैं और हाथ हैं उनसे बुरी तरह से खून बह रहा है। ब्लीडिंग यानी खून बहना। द यंग मैन रिप्लाइड, उस जवान व्यक्ति ने उत्तर दिया, आई नो सर, मैं जानता हूँ श्रीमान। आई एम लेट एंड सो आई कैन नॉट पार्टिसिपेट, क्योंकि मैं देर हो गई है इसलिए मैं इसके अंदर हिस्सा नहीं ले सकता हूँ। बट लेकिन प्लीज लेट मी रेस्ट ए वाइल, लेकिन मेरे को थोड़ा सा आराम करने दो। एंड लेट माई वाउंड्स बी ट्रीटेड, और मेरे जो घाव हैं उनका इलाज करने दो। देन आई विल गो बैक, तब मैं वापस चला जाऊंगा। बट द ट्रस्टी वॉज क्यूरियस, लेकिन जो ट्रस्टी है वो उसके प्रति और ज्यादा जिज्ञासु हो था। ही आस्क्ड अगेन, उसने एक बार पुनः पूछा, बट हाउ डिड यू गेट हर्ट सो बैडली, लेकिन आपको इतनी ज्यादा चोटें कैसे आई। डिड यू फॉलो द सेम रूट एज द अदर्स, क्या आपने उसी रास्ते का चुनाव किया जिससे कि अन्य लोग आए हैं। यस सर, हाँ श्रीमान। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। रिप्लाइड द यंग मैन, उस जवान व्यक्ति ने जवाब दिया, बट आई थॉट, लेकिन मैं सोचता हूँ, आई मस्ट रिमूव ऑल द थॉर्न्स एंड शार्प स्टोन्स फ्रॉम द पाथ, मैंने सोचा कि मेरे को अवश्य ही रास्ते से जो कांटे हैं और नुकीले पत्थर हैं उनको हटा देने चाहिए। सो दैट व्हेन पीपुल कम टू पाथ इन दिस टेम्पल, जिससे कि लोग जब इस मंदिर के अंदर इस रास्ते से आएंगे, दे मस्ट नॉट गेट हर्ट, उनको किसी प्रकार की चोट नहीं लगे। दैट इज वाई, और यही कारण था, आई गोट लेट एंड हर्ट माई सेल्फ बैडली, कि मेरे को देर हो गई और मेरे को बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। आई अपोलोगाइज फॉर द डिले, अपोलोगाइज यानी खेद व्यक्त करना, मेरे को खेद है देरी के लिए। एंड इट विल नॉट बी फेयर टू अदर्स इफ आई पार्टिसिपेट, और यदि मैं इस प्रक्रिया में भाग लूंगा तो ये दूसरे लोगों के लिए अनुचित नहीं होगा। द ट्रस्टी हर्ड हिम इंटेंटली, स्माइल्ड एंड सेड, और जो ट्रस्टी है उसने उसको गहनता से सुना और मुस्कुराया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। यू हैव बीन चूजन, आपका चुनाव कर लिया गया है। यू आर ए ट्रू ह्यूमन बीइंग, आप एक वास्तविक सत्यनिष्ठ मानव हो। टू द सक्सेसर ऑफ अवर होली प्रीस्ट, हमारा जो पवित्र पुजारी है उसके जो उत्तराधिकारी के लिए आप सही व्यक्ति हो। दिस स्टेटमेंट इन्फ्यूरिएटेड द अदर पार्टिसिपेंट्स, और यह जो कथन है वो अन्य प्रतिभागी हैं उनको क्रुद्ध कर दिया। दे डिमांडेड, उन्होंने मांग की, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। आर वी नॉट ह्यूमन, क्या हम मानव नहीं क्या। भाई यही मानव ज्यादा है क्या, हम मानव नहीं क्या। ऐसे जो बाकी प्रतिभागी हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या किया, विरोध कर दिया। द ट्रस्टी रिप्लाइड, ट्रस्टी ने जवाब दिया, ओवर ओल्ड प्रीस्ट यूज्ड टू से दैट इवन एनिमल्स नो हाउ टू, हमारे जो पुराने पुजारी हैं वो कहा करते थे कि यहाँ तक जानवर भी जानते हैं कि हाउ टू वॉच फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट, कि किस तरह से अपने जो स्वयं की रुचि की चीजें हैं उनको कैसे किया जाता है। दे नो हाउ टू अवॉइड डेंजर्स, और वो ये भी जानते हैं कि किस तरह से जो खतरा है उसको टाला जा सकता है। अवॉइड यानी टालना। हाउ टू सर्च फूड, भोजन की तलाश कैसे की जाती है। एंड और
सो ऑन और इसी तरह। ओनली ए ह्यूमन बीइंग नो हाउ टू केयर फॉर अदर्स। केवल एक मानव है, उसी को इस चीज का मालूम है कि दूसरे की देखभाल कैसे की जा सकती है। दिस यंग मैन नॉट ओनली थॉट अबाउट अदर्स। और यह जो जवान व्यक्ति है न केवल दूसरों के बारे में सोच रहा है, बट ही क्लियर्ड आल्सो द पाथ। इसके अलावा उसने उस रास्ते को भी साफ किया, सो दैट नो वन वुड गेट हर्ट, जिससे कि अन्य कोई व्यक्ति है उसको चोट नहीं लग सके। सो ही क्वालिफाई एज ए ह्यूमन बीइंग। और इस प्रकार से वह एक सत्यनिष्ठ मानव होने के अंदर उत्तीर्ण हो गया, टू बी सक्सेसर ऑफ द ग्रेट ओल्ड प्रीस्ट। और इस प्रकार से वो महान जो पुजारी है उनके उत्तराधिकारी हैं वो चुन लिए गए। वेयर वाज द फेमस टेम्पल। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, ये तो अपना क्या आ गया, पैराग्राफ आ गया। इस पैराग्राफ को अपन को ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन है उनके आंसर अपन को देने हैं। तो प्यारे बच्चों, अपन इसका आंसर देना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, अपने जो साथी हैं उनको शेयर करो, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिले। और यदि आप आपके टीचर को कुछ देना चाहते हो तो इसके लिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि और ज़्यादा प्रोत्साहन है वो मेरे को मिलेगा, और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वीडियो में आपको कोई परेशानी हो और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स अवश्य करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो हैं उनमें और सुधार किया जा सके। अपना पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फेमस टेम्पल सिचुएटेड। जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ स्थित था। तो शुरू में इसकी लाइन है, द फेमस टेम्पल वाज सिचुएटेड ऑन ए हाई हिल इन आसाम। जो प्रसिद्ध मंदिर है वो एक ऊंची पहाड़ी आसाम के अंदर स्थित था। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट। चुनाव की प्रक्रिया है वो कब शुरू हुई। तो इसका आंसर आ जाएगा, द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्टेड। आंसर आपको इसी के अंदर से शुरू करना है। द सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है और डिड को हटा देंगे तो इसको सेकंड फॉर्म कर दो। तो द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रीस्ट। उस पुजारी की मृत्यु के बाद में, ऑन द शेड्यूल्ड एट डान, यानी तय तिथि के ऊपर भोर के समय वो स्टार्ट हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द ट्रस्टी आस्क टू डू इन सिलेक्शन टेस्ट टू द एस्पिरेंट्स। उस ट्रस्टी ने जो एस्पिरेंट हैं उनको क्या चीज करने के लिए कहा। तो इसका आंसर आ जाएगा, द ट्रस्टी आस्क है, यहाँ पर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, इस डिड को हटा देंगे तो आंसर में आस्क्ड हो जाएगा। तो द ट्रस्टी आस्क्ड ऑल द एस्पिरेंट्स टू रिसाइट डिफिकल्ट श्लोक्स और वर्स फ्रॉम द सेक्रेड टेक्स्ट। जो पवित्र टेक्स्ट हैं उनमें से आपको जो श्लोक और पद हैं वो बोलने हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, हाउ डिड द यंग मैन गेट हर्ट बैडली। वो जवान व्यक्ति है उसको बहुत ज्यादा चोटें कैसे आई। तो हिंदी में इसका क्या आंसर हो जाएगा बताओ आप, कि जब वो रास्ते के अंदर नुकीले पत्थर हैं वो हटा रहा था और थॉर्न्स हटा रहा था, उस समय उसकी चोटें लगी थी। तो इसका आंसर आ जाएगा, द यंग मैन गोट हर्ट बैडली व्हेन ही रिमूव्ड थॉर्न एंड शार्प स्टोन्स फ्रॉम द पाथ। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज द एस्पिरेंट इन्फ्यूरिएटेड। जो प्रतिभागी हैं वो क्रोधित क्यों हुए। तो वो कब हुए थे, जब उस ट्रस्टी ने ये बताया था कि उस जो यंग मैन का चुनाव है वो कर लिया गया, और ऐसा सुनते ही वो जो एस्पिरेंट है वो क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या कहा कि क्या हम ह्यूमन बीइंग नहीं है क्या। तो अपन को आंसर कैसे देना है, आप पांचवा का देखो कि व्हेन द ट्रस्टी सेड कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन चूजन, यू आर ए ट्रू ह्यूमन बीइंग टू बी द सक्सेसर ऑफ अवर होली प्रीस्ट। दिस स्टेटमेंट इन्फ्लुएंटेड द अदर पार्टिसिपेंट्स। ठीक है बच्चों। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वाज द यंग मैन सेलेक्टेड एज द न्यू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल।
वाई वॉज द यंग मैन सिलेक्टेड एज द न्यू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल? उस जवान व्यक्ति को उस मंदिर का जो पुजारी है वो क्यों चुना गया? तो द यंग मैन सेलेक्टेड एज द न्यू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल बिकॉज ही वॉज ट्रू ह्यूमन बीइंग एंड नो हाउ टू केयर फॉर अदर्स। क्योंकि उसको मालूम था कि किस तरह से दूसरे लोगों की देखभाल की जा सकती है। प्यारे बच्चों, ये आपके जो 6 क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर 3 क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं और 3 क्वेश्चन थोड़े से घुमाए हुए आते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन अगले आते हैं, फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। आपको इस पैसेज के अंदर, इन जो लाइन के अंदर जो शब्द है, कौन सा शब्द यूज किया गया है उसको लिखना है। तो 7वां देखो, द पर्सन हु आर एम्बिशियस एंड वांट टू एस्पायर समथिंग। एक व्यक्ति जो महत्वाकांक्षी हो और वह किसी चीज की एस्पायर यानी उत्तराकांक्षी हो तो उसको क्या कहते हैं? एस्पिरेंट्स। क्या कहते हैं? एस्पिरेंट्स या प्रतिभागी। अगला क्वेश्चन 8 देखो, ए पर्सन हु फॉलोड नेक्स्ट इन अदर। एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करे तो उसको सक्सेसर या उत्तराधिकारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मेक एक्सक्यूज फॉर बाय रीजनिंग और एक्सप्रेस रिग्रेट। मेक एक्सक्यूज, कोई व्यक्ति है किसी चीज की खेद प्रकट करने के लिए क्षमा मांगता है, उसको क्या कहते हैं? तो अपोलोगाइज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपोलोगाइज बोलते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, ये आपका पहला जो पैराग्राफ का पहला है क्वेश्चन हो गया है। अगला जो अपना दूसरा पैराग्राफ आता है वो 6 नंबर का है। उसके अंदर 4 नंबर की तो नोट मेकिंग है और 2 नंबर की अपन को उसकी समरी लिखनी होती है। तो सबसे पहले सेकंड पैराग्राफ को अपन ध्यान से पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन सेलिब्रेटेड एज द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया। कृषि है उसको भारत के अंदर हमेशा प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। बट द रियलिटी इज दैट इंडियन फार्मर हैव टू फेस एक्सट्रीम पुअर्टी। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो भारतीय किसान हैं उनको अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ता है। एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, और वित्तीय जो क्राइसिस है उनको सामना करना पड़ता है। विच इज, जो कि ड्राइविंग देम टू सुसाइड, और इस प्रकार की जो क्राइसिस हैं उनके कारण उनको आत्महत्या है उसकी ओर ये चीजें ले जाती हैं। व्हाट आर द ग्रेट एडवर्सिटीज, कौन कौन सी बड़ी विपत्ताएं हैं दैट ड्राइव द फार्मर्स टू कमिट सुसाइड, जो कि किसानों को सुसाइड या आत्महत्या करने के लिए ले जाती हैं। एट ए टाइम, एक समय के ऊपर, व्हेन इंडियन इकोनॉमी इज सपोज टू बीइंग अप, ऐसे समय के अंदर जब भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसा माना जाता है कि बढ़ रही है। अब टू टेक ऑन द वर्ल्ड, संसार के अंदर ऊपर की ओर जा रही है। इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली डिपेंड ऑन नेचर, जो भारतीय कृषि है वो प्रधान रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। इरिगेशन फैसिलिटीज दैट आर करंटली अवेलेबल डू नॉट कवर एंटायर कल्टिवेबल लैंड, और जो सिंचाई की जो सुविधाएं हैं जो वर्तमान में उपलब्ध हैं वो पूरी की पूरी भूमि है उसको कवर नहीं करते या पूरा नहीं करते। इफ द फार्मर्स आर एट द मर्जी ऑफ मानसून, और इसलिए जो किसान हैं वो मानसून की दया के ऊपर निर्भर करते हैं। फॉर टाइमली वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, जिससे कि उनकी जो फसलें हैं उनको समय से पानी मिल सके। दे आर एट द मर्जी ऑफ गवर्नमेंट फॉर अल्टरनेटिव इरिगेशन फैसिलिटीज, और वो लोग सरकार की दया के ऊपर भी निर्भर करते हैं जिससे कि वैकल्पिक जो इरिगेशन सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएं। एनी फेलियर ऑफ नेचर, प्रकृति की किसी भी प्रकार की जो असफलता डायरेक्टली अफेक्ट द फॉर्चून्स ऑफ द फार्मर्स, ये सीधी रूप से जो किसानों की तकदीर है उसको प्रभावित करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारत है उसके अंदर जो कृषि प्रधान ये देश है और यहाँ की एग्रीकल्चर है वो मानसून पर निर्भर करती है, और मानसून में थोड़ी बहुत भी कोई फेलियर हो जाता है तो वो डायरेक्ट किसान की तकदीर के ऊपर प्रभाव डालता है। सेकेंडली,
दूसरी बात, इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो भारतीय कृषक हैं वो एक असंगठित क्षेत्र है। वो है देयर इज नो सिस्टमेटिक प्लानिंग इन कल्टीवेशन, और वहाँ पर कृषि कार्य के अंदर किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। द फार्मर वर्क ऑन लैंड ऑफ अनइकोनॉमिकल साइज, और जो किसान हैं वो अनइकोनॉमिकल यानी गैर आर्थिक जो आकार हैं, यानी गैर कृषि वित्तीय गैर वित्तीय जो आकार हैं उनमें वो लोग खेती करते हैं। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस आर नॉट अवेलेबल, और उन व्यक्तियों को संस्थागत वित्तीय पैसा नहीं मिलता है। एंड मिनिमम परचेज प्राइस ऑफ गवर्नमेंट डू नॉट इन रियलिटी, और न्यूनतम जो समर्थन मूल्य के ऊपर जो खरीद है उसके पैसे उनको नहीं मिलते हैं। रीच द पुअरेस्ट फार्मर, और ये सब चीजें गरीब किसानों के पास में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। एडेड टू दिस, और इसमें आगे जोड़ते हुए, द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट हैव स्टेडली राइजिंग ओवर द ईयर्स। जो किसानों के अंदर लागत मूल्य है वो सीधे रूप से इन वर्षों के अंदर बढ़ा है। फार्मर मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट हैव बीन नैरोइंग, और किसानों का जो लाभ है वो सिकुड़ करके कम होता जा रहा है। बिकॉज द प्राइस राइज इनपुट इज नॉट कॉम्प्लीमेंटेड बाय एन इंक्रीज इन द परचेज प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्योंकि जो लागत मूल्य है उनकी जो प्रतिपूर्ति है वो उनकी जो राशि खरीदी जाती है, एग्रीकल्चर जो उत्पाद खरीदे जाते हैं उनसे पूरी नहीं की जा रही है। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे देश के कई हिस्सों के अंदर एग्रीकल्चर इज सीजनल ऑक्यूपेशन, कृषि है वो एक मौसमी पेशा है। इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स फार्मर गेट ओनली 1 क्रॉप पर ईयर्स, और कई जिलों के अंदर किसान हैं वो केवल वर्ष में एक फसल ले पाते हैं। एंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, और बचा हुआ जो वर्ष का समय है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, कि वो लोग हैं वो अपनी रोजाना की जो आजीविका है वो चलाना भी उनके लिए मुश्किल। When they need to be done to prevent this sad state of affairs, और what the needs to be done, कि कौन कौन से काम हैं किए जाने चाहिए जिनके कि उनकी ये दुखपूर्ण दशा है उसको रोका जा सके। There cannot be one single solution to end the woes of farmers, और यहाँ पर एकमात्र इस चीज का उपाय है जिससे कि जो किसान के जो दुख हैं उनका अंत किया जा सके। टेम्पोररी मेजर से थ्रो मॉनिटरी रिलीफ वुड नॉट बी द सॉल्यूशन, और जो अस्थायी जो उपाय हैं वो उसके लिए किए जाते हैं, वो एक स्थायी समाधान नहीं है। द गवर्नमेंट एफर्ट्स शुड बी टारगेटेड एट इम्प्रूविंग द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल फार्मर से, और जो सरकार है उनको इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो पूरा का पूरा ढांचा है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए छोटे किसानों के लिए। वेयर इन द रिलीफ इज नॉट गिवन ऑन ए ड्राउट टू ड्राउट बेसिस, और उन किसानों को केवल अकाल दर अकाल के आधार पर सहायता नहीं देनी चाहिए, सूखा या सूखा के आधार पर नहीं देनी चाहिए। रादर दे आर टाट टू ओवरकम देयर डिफिकल्टीज थ्रू देयर ओन स्किल्स, और वो लोग हैं वो अपनी जो समस्याएं हैं वो अपनी कुशाग्रता से उसको कैसे काबू किया जाए ये सिखाना चाहिए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो गोज ए लॉन्ग वे टू हेल्प द फार्मर्स, और जो सामाजिक जिम्मेदारी है आल्सो गो ए लॉन्ग वे, इसके अंदर एक लंबी दूरी है टू हेल्प द फार्मर्स, जिसके अंदर किसानों की सहायता की जाए। जनरल पब्लिक, सामान्य लोग, एनजीओज, कॉरपोरेट, उद्यमी लोग एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू कैन प्ले ए पार्ट इन हेल्पिंग फार्मर्स, तो ये लोग हैं वो किसानों की सहायता करने के अंदर एक भूमिका निभा सकते हैं। बाय एडोप्टिंग ड्राउट अफेक्टेड विलेजेज, कि ये लोग सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उनको गोद ले लें, एंड फैमिलीज और परिवारों को, एंड हेल्पिंग देम टू रिहेबिलेट, और उनका पुनर्वास के अंदर उनकी सहायता करें।
तो ये प्यारे बच्चों एक अपना पूरा पैराग्राफ हो गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट ऑन इट्स यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है कि जिस प्रकार से अपन किसी भी एक लेसन का नोट्स बनाते हैं जिसके अंदर सब हेडिंग और सब हेडिंग देते हैं, उसी के आधार पर जो इसके अंदर किसानों की कैसी स्थिति है वो अलग अलग आप एक नोट मेकिंग आपको करने हैं और जिसके अपन के 4 अंक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आप इंडियन एग्रीकल्चर लिख दो, इंडियन फार्मर्स रियलिटी, सब हेडिंग दे दो फेस एक्सट्रीम पुअर्टी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, फिर आ गया ग्रेव एडवर्सिटीज टू कॉमिट सुसाइड। दूसरा हेडिंग दे दो आप फैसिलिटीज फॉर फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन नेचर, भाई प्रकृति पर निर्भर करते हैं। नोट कवर एंटायर कल्टिवेट लैंड, पूरी की पूरी जो लैंड है उसको कवर नहीं हो पा रहा है। टाइमली वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, समय पर उनकी फसलों को पानी चाहिए। आप अफेक्ट्स द फॉर्चून ऑफ द फार्मर्स, और इस प्रकार उनकी तकदीर है वो प्रभावित होती है। तीसरा आप इसका दे दो स्पेशल प्लान फॉर डेवलप दिस सेक्टर, इस सेक्टर को विकास के लिए विशेष प्लान होना चाहिए। अब इसमें सब हेडिंग दे दो आप, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट राइजिंग ओवर द ईयर्स, हाल ही के वर्षों के अंदर लागत मूल्य बढ़ा है। इंक्रीज इन द परचेज प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कृषि उत्पाद हैं उनकी समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाना चाहिए। यूज न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डेवलप दैट सेक्टर, तो इस सेक्टर के विकास के लिए नई तकनीकी हैं उनको काम में लेना चाहिए। तो ये अपना एक इस तरह से प्यारे बच्चों ये 4 नंबर लेना बहुत ही आसान है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ना है और पढ़ करके बाद में आपको एक तो आप हेडिंग दे दोगे, उसके बाद में सब हेडिंग में 2 या 3 पॉइंट आपको मिले वो लिख दो, और इस प्रकार से 3 या 4 आप हेडिंग दे देते हो तो ये आपके 4 नंबर पक्के हो गए। अगला है राइट ए समरी ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। अपन को इसकी समरी और एक सुटेबल टाइटल देना है, इसके 2 अंक है। तो प्यारे बच्चों जो समरी है, इस समरी का एक रूल होता है कि जो पैराग्राफ है उसको 1/3 में करके लिखना है, सारे विचार इसके अंदर आ जाने चाहिए, एक ही बात का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और अपनी स्वयं की लैंग्वेज के अंदर अपन को इसको लिखनी चाहिए। तो इसका अपन ने सबसे पहले टाइटल दे दिया इंडियन एग्रीकल्चर या भारतीय कृषि। ये है एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन सेलिब्रेटेड एज द प्राइमरी सेक्टर, कृषि है इसको हमेशा प्राथमिक क्षेत्र का कार्य माना जाता है इन इंडिया, भारत के अंदर। द इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस एक्सट्रीम पुअर्टी, और जो भारतीय जो किसान हैं उनको अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ता है। एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, और वित्तीय विपदाओं का, विच इज ड्राइविंग देम टू सुसाइड, और ये सब चीजें उनको आत्महत्या की ओर ले जाती हैं। दिस इज डिपेंड ऑन नेचर, और ये जो कृषि है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है। इरिगेशन फैसिलिटीज डू नॉट कवर एंटायर कल्टिवेबल लैंड, और जो सिंचाई की सुविधाएं हैं वो पूरी की पूरी कृषि है उसको कवर नहीं कर पाती हैं। एनी फेलियर ऑफ नेचर, और कृषि का किसी भी प्रकार की जो असफल हो जाना डायरेक्टली अफेक्ट्स द फॉर्चून ऑफ द फार्मर्स, और ये किसानों की जो तकदीर है उसको प्रभावित करता है। इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यह एक असंगठित क्षेत्र है। एंड गवर्नमेंट डू नॉट इन रियलिटी रिच पुअर्टी फार्मर्स, और वास्तव में सरकार है वो गरीब किसानों के पास में नहीं पहुंच पाती है। द फार्मर्स मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हैव बीन नैरोइंग, और इस प्रकार से जो किसानों का लाभ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे देश के कई हिस्सों के अंदर एग्रीकल्चर इज सीजनल ऑक्यूपेशन, कृषि है वो एक मौसमी व्यवसाय या धंधा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस पैराग्राफ को पढ़ करके और अपने शब्दों के अंदर छोटे छोटे शब्द बना करके 1/3 में आप लिख दोगे तो ये आपका अच्छे अंक हैं वो इसके अंदर आप प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, योर फ्रेंड राशमी और
सेक्शन बी आ गया है बच्चों, अब राइटिंग सेक्शन आ गया है। तो इसके अंदर पहले देखो, योर फ्रेंड राशमी और रजत हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी। आपका जो मित्र राशमी और रजत है, राशमी है या रजत कोई भी आप कर सकते हो उसके अंदर, वो आपको एक शादी समारोह के अंदर बुलाते हैं। ऑफ हिज और हर ब्रोदर, अपने भाई की शादी में। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, आपको एक अनौपचारिक जवाब इसका देना है। एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी, कि आप लोग उस सेरेमनी या उत्सव में उपस्थित होने में असमर्थ रहे ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस। और इसके अंदर आपको ऐसे कारण देने हैं कि उनको आप उन कारणों, वो जो कारण है उनको छोड़ नहीं सकते थे। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका आंसर अपन ने देने की कोशिश की है। मिस्टर हेमंत चौधरी रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड मिस्टर रजत्स ब्रोदर वेडिंग सेरेमनी ऑन संडे ऑन 3 मार्च 2020 एट 7 PM। तो मिस्टर हेमंत चौधरी है, उसको इस चीज के लिए खेद है कि वो रजत के भाई की शादी जो कि 3 मार्च 2020 को होने वाली थी शाम को 7 बजे, उसमें उपस्थित नहीं हो पाया। एंड ऑनवर्ड एट होटल क्लार्क से आमेर जयपुर, जो कि होटल क्लार्क आमेर जयपुर में थी, ड्यू टू मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि उनकी मम्मी है वो अस्पताल में भर्ती थी। एंड थैंक्स सिंसियरली टू इनवाइट फॉर द सेम, और वो उसको इनवाइट किया, उसके लिए क्या करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। ही विशेज ऑल हैप्पीनेस टू योर ब्रोदर, और वो आपके भाई के लिए सभी प्रकार की शुभकामनाएं हैं और खुशियां हैं उनकी आशा करता है। तो ये आपकी एक रिप्लाई हो गई। प्यारे बच्चों, राइटिंग सेक्शन के अंदर ये एक स्कोरिंग आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। यस्टरडे 2 रोबर्स रोब्ड द पंजाब नेशनल बैंक ऑफ योर सिटी। पिछले दिन 2 जो रोबर्स या लुटेरे हैं उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की जो शाखा है उसको लूट लिया। राइट ए रिपोर्ट ऑन इट, इसके ऊपर अपन को एक रिपोर्ट लिखनी है। इनटू अबाउट 100 वर्ड्स, जिसमें लगभग 100 शब्द हों। यू मे यूज द फॉलोइंग आउटलाइन, आप निम्न जो रूपरेखा है उसका उपयोग कर सकते हो, जैसे PNB, रोब्ड, 2 रोबर से 11:30 AM, कस्टमर से, केस काउंटर, मैनेजर, पिस्तौल, गार्ड, इंजर्ड, टेलीफोन लाइन, मास्क यानी मास्क पहन के आए, सेफ, 50 लाख रुपीज, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो इन शब्दों को आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो बच्चों, ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर क्या करना है अपन को, सबसे पहले आप हेडिंग कर दो रोबरी इन पंजाब नेशनल बैंक बाई रजत शर्मा। ये रजत शर्मा के द्वारा ये रिपोर्ट लिखी जा रही है। जयपुर 5 मार्च यस्टरडे एट अबाउट 11:30 AM 2 रोबर्स केम इनटू द पंजाब नेशनल बैंक मालवीय नगर ब्रांच। तो जयपुर के अंदर 5 मार्च पिछले दिन के अंदर 11:30 बजे के लगभग 2 जो लुटेरे हैं वो पंजाब नेशनल बैंक की मालवीय नगर शाखा के अंदर आए। विथ रिवॉल्वर्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथ के अंदर पिस्तौल थी। देयर फेसेज वर कवर्ड विथ ब्लैक क्लॉथ, और उनके जो चेहरे हैं वो काले दुपट्टे से ढके हुए थे। 1 रोबर वेंट इनटू द मैनेजर्स रूम, एक उनमें से चोर है वो मैनेजर के कमरे में गया। ही मैनेजर्स रूम, ही कट ऑफ द टेलीफोन वायर्स, उसने टेलीफोन के तार काट दिए। ही गोट द कीज ऑफ द सेफ, उसने सेफ की जो चाबियां हैं वो प्राप्त की। फ्रॉम द मैनेजर, मैनेजर से। एट द पॉइंट ऑफ द रिवॉल्वर, यानी बंदूक की नोक के ऊपर मैनेजर से सेफ की चाबी ले ली। ही शट द मैनेजर, उसने मैनेजर को बंद कर दिया। ऑल द स्टाफ एंड कस्टमर्स इन रूम, और सभी पूरे स्टाफ को और जो ग्राहक हैं उनको भी बंद कर दिया गया। दे कलेक्टेड द केस फ्रॉम द कैशियर काउंटर, उन्होंने केस काउंटर से जो पैसा है उसको इकट्ठा किया। दे ओपनड 2 सेफ्स एंड फिल्ड देयर बैग्स विथ केस,
उन्होंने 2 सेफ है उनको खोला और सारा का सारा पैसा अपने बैग के अंदर डाल दिया। दे मेड अवे विथ मनी, और वो पैसे के साथ में भाग गए। इट वॉज रिपोर्टेड द 50 लाख रुपीज वर लूटेड, और ये मालूम चला है कि लगभग 50 लाख रुपए लूट लिए गए। द पुलिस वॉज इन्वेस्टिगेशन अबाउट दिस रॉबरी, और पुलिस है वो इस लूट की छानबीन या जांच कर रही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको 100 वर्ड के अंदर एक रिपोर्ट है वो लिखनी है। अगला क्वेश्चन 14 है, यू आर अंकुश और अनु लिविंग एट 3 बसंत विहार अजमेर। आप या तो अंकुश हो या अनु मान लो, और आप बसंत विहार अजमेर में रहते हो। राइट ए लेटर टू द एडिटर, आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो संपादक है उसको एक पत्र लिखना है। जयपुर एक्सप्रेसिंग योर व्यू ऑन द टॉपिक, और आपको ये जो विषय वस्तु है उस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट, जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर मोबाइल और इंटरनेट का क्या प्रभाव है, तो ये विचार आपको एडिटर को लिखने हैं। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन को लिखने वाले का नाम ऊपर लिखना है। तो ये 3 बसंत विहार अजमेर हो गया। उसके बाद में डेट लिखनी है 5 मार्च 2020। बाद में किसको लिख रहे हैं, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यह आ गया। और विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट, विद्यार्थियों के ऊपर मोबाइल और इंटरनेट का प्रभाव। थ्रो योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रभावशाली जो समाचार पत्र है उसके द्वारा। आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑफ देम। मैं इसके द्वारा जो विद्यार्थी हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मोबाइल और इंटरनेट का उनके ऊपर क्या प्रभाव है। द स्टूडेंट आर नॉट डूइंग प्रॉपर यूज ऑफ मोबाइल इन देयर लाइफ, विद्यार्थी हैं वो अपने जीवन के अंदर इस मोबाइल का प्रॉपर उपयोग या उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं। दे यूज्ड रॉन्ग साइट्स एंड फॉलो अननेसेसरी टास्क, वो गलत साइट है उनका उपयोग करते हैं और अनावश्यक जो बात है वो इनके ऊपर करते हैं। इंटरनेट हैज मच इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स, और इस प्रकार इंटरनेट है वो विद्यार्थियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। दे आर ऑलवेज कनेक्ट्स विथ द वर्ल्ड, वो हमेशा संसार के साथ में जुड़े होते हैं। नेगेटिव इंफॉर्मेशन कैरीज देम ऑन द रॉन्ग पाथ, और जो नकारात्मक सूचनाएं हैं वो उनको गलत रास्ते के ऊपर ले जाती हैं। स्टूडेंट्स शुड वॉच यूजफुल प्रोग्राम्स, और विद्यार्थी हैं उनको उपयोगी प्रोग्राम हैं वो देखनी चाहिए। एंड सर्च यूजफुल मैटर ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट के ऊपर उपयोगी जो मैटर है उसको खोजना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बैन द ऑब्ससीनिटी ऑन देन, और जो गवर्नमेंट है उसको इसके ऊपर जो अश्लीलता है उसको बैन कर देनी चाहिए या उस पर रोक लगा देनी चाहिए। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर्स ट्रूली अंकुश, तो अंकुश नाम से ये लेटर अपन ने एडिटर को लिखा है। तो इस तरह से बच्चों आप इसको अच्छी तरह से ध्यान देकर के अपने शब्दों में लिखोगे तो 7 में से 7 अंक आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, ये भी 7 अंक का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट, आपको महिला सशक्तिकरण के ऊपर 100 शब्दों के अंदर एक आर्टिकल या लेख लिखना है। तो इसको भी आप अपने शब्दों में लिखोगे। तो वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण तो कैसे लिखोगे बच्चों? मिसेज प्रतिभा पाटिल, कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेज सोनिया गांधी, वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी, एमएलएज, प्रधान, सरपंच, मेयर्स, कॉर्पोरेट या उद्यमी, आईएएस, आईपीएस लाइक किरण बेदी, यानी किरण बेदी की तरह के आईपीएस, एंड सो ऑन प्रेजेंट ए हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर। तो ये सब लोग हैं
वो एक प्रसन्नता देने वाली और या आशावादी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की। वी हैव अनोदर साइड ऑफ द कॉइन टू, हमारे पास सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ए ग्रेट मैनी आर स्टिल इलिटरेट बैकवर्ड, और इनमें से बहुत सी अब भी अशिक्षित हैं और पिछड़ी हुई हैं। डिपेंडेंट स्लम डिवेलर्स, और वो डिपेंडेंट यानी किसी के ऊपर निर्भर रहने वाली हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली हैं। लेबरर्स श्रमिक हैं, एंड सो ऑन, और ऐसे ही। द गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल पार्टीज, द एनजीओज, द सोसाइटी, द मीडिया, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सरकार के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, एनजीओ हैं, सोसाइटी है, मीडिया है, इन सबको महिला सशक्तिकरण के लिए अपने अच्छे से अच्छा करना चाहिए। द एफर्ट्स आर इन राइट डायरेक्शन, हालांकि जो प्रयास हैं वो सही दिशा में हैं, बट द रिजल्ट आर नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन से, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो आशा के अनुसार नहीं है। और गवर्नमेंट इज आल्सो अवेलेबल मैनी प्लान्स फॉर ग्रोइंग वुमेन इन और सोसाइटी, हमारी जो सरकार है वो महिलाओं के उत्थान के लिए कई प्रकार की योजनाएं हैं। दे कुड डू टू देयर बेस्ट इन देयर लाइफ बाय देयर वर्क, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है वो अपने जीवन के अंदर एक अच्छे कार्य के द्वारा कर सकती हैं। तो ऐसे प्यारे बच्चों, आप एक अच्छा सा अपने शब्दों के अंदर, और भी आप अपने शब्दों के अंदर कैसे बना करके इसके ऊपर एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो। तो बच्चों, आपने देखा कि जो पहला सेक्शन था रीडिंग वाला वो 15 नंबर का था, राइटिंग वाला है वो 25 अंक का हो गया, और तीसरा अपने पेपर का सेक्शन आता है सेक्शन सी, जिसके अंदर टेक्सचुअल क्वेश्चन आते हैं। अपनी जो 2 बुक अपने सिलेबस में दे रखी हैं उसी के अंदर से इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो पहला देखो आप 16 और 17 क्वेश्चन आपको इसको पढ़ करके करना है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, देन ए सोल्जर्स। तो ये पढ़ते ही अपन को ध्यान होना चाहिए कि ये जो कौन सी अपनी पोइम है उससे लिया गया है। तो ये शेक्सपियर की पोइम है द 7 एजेज ऑफ मैन है, उससे लिया गया है। देन ए सोल्जर, तब वो एक सिपाही की भूमिका में आता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, और वह विभिन्न प्रकार की स्ट्रेंज ओथ इन शपथ लेता है और उसके तेंदुए की तरह दाढ़ी होती है। जेलस इन होनर, सम्मान के लिए वह ईर्ष्यालु होता है। सडन एंड क्विक इन क्वारलर, और अचानक लड़ने के लिए भी तैयार होता है। सीकिंग बबल रेपुटेशन, और खोखली जो एक रेपुटेशन या सम्मान है उसकी तलाश वह इस उम्र में करता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, और यहाँ तक कि इसके लिए वह तोप का मुंह है उसमें भी जाने के लिए तैयार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आ गया बच्चों, हाउ डज ए सोल्जर प्ले हिज पार्ट इन दिस एज। इस उम्र के अंदर एक सिपाही कैसी भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सोल्जर टेक्स स्ट्रेंज ओथ, एक सिपाही है वो विचित्र शपथ लेता है। ही जेलस इन द मैटर ऑफ द होनर, और वह सम्मान के मामले में ईर्ष्यालु होता है। ही इज क्विक टू पिक अप क्वारल्स, और वह झगड़ने के लिए तैयार होता है। अगला क्वेश्चन 17 देखो, वाई इज ए सोल्जर रेडी इवन टू गो इन कैनन्स माउथ, एक सिपाही है वो तोप के मुंह में जाने के लिए क्यों तैयार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सोल्जर्स इज रेडी इवन टू गो इन कैनन्स माउथ, एक सिपाही है वो तोप के मुंह में जाने के लिए तैयार होता है। बिकॉज ही सिक्स शॉर्ट लिव्ड रेपुटेशन, क्योंकि उसको एक अस्थायी सम्मान की तलाश करता है। इवन इन द फेस ऑफ द डेथ, कि यहां तक कि मृत्यु का सामना करने में भी। अगला क्वेश्चन 18 है, आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। अपन को 30 या 40 शब्द के अंदर आंसर देने हैं और 3 क्वेश्चन के देने हैं इसके अंदर। तो आप सबसे पहले देखो, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम दी स्नेयर। तो इसकी क्या थीम है, विषय वस्तु क्या है स्नेर वाले के अंदर। तो द थीम ऑफ द पोइम इज द प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम फॉर वाइल्ड एनिमल्स। द थीम
द थीम ऑफ द पोइम इज द प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम फॉर वाइल्ड एनिमल्स। जो जंगली जानवर हैं उनको किस तरह से उनका संरक्षण किया जाए, ये इसकी थीम है। द पोइट इज अनईजी बाय हियरिंग द पेनफुल क्राई ऑफ द रेबिट इन द स्नेयर। और जो कवि है वो असहाय हो जाता है जब वह दर्दनाक एक खरगोश की आवाज जो एक स्नेयर या जाल में है वहां से सुनता है। ही सर्चेज हिम एवरीवेयर बट ही इज अनेबल टू लोकेट हिम। वह उसको प्रत्येक जगह खोजता है लेकिन वह उसको नहीं उसको देख पाता है या उसकी स्थिति का पता नहीं लगा पाता है। हाउ डज होप अफेक्ट द ग्लूमी वेज। कि एक आशा है वो किस तरह से अपनी अंधकारपूर्ण या उदासीपूर्ण जो रास्ते हैं उनको प्रभावित करती है। तो ये दी होप से लिया गया। द अफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो आशा है इसके हमारे अंधकारपूर्ण जो रास्ते हैं उनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। इट एनलाइट्स देम। यह उनको प्रकाशवान कर देती है। इट मेक्स अस फील द फ्रेशनेस। यह हमें ताज़ा महसूस करवाती है। एंड वार्मथ और जोशपूर्ण ऑफ द डेज अहेड। आने वाले दिनों के अंदर। वाई इज लिली बेटर देन एन ओक। एक बलूत का पेड़ है उसके एवज में एक लिली या कुमुदनी है उसको ज्यादा अच्छा क्यों बताया गया है। ये नोबल नेचर के अंदर ये अपना क्वेश्चन है। एन ओक ट्री इज फ्लोरलेस। एक जो बलूत का पेड़ है वो फूल विहीन होता है, फ्रूटलेस फल विहीन होता है, एंड फॉल्स एज ए लॉग और एक लट्ठे की तरह गिर जाता है। वाइल ए लिली गिव जो टू ए बिहोल्डर्स। जबकि लिली का जो पौधा होता है वो देखने वाले को प्रसन्नता प्रदान करता है। एंड इज सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। और यह एक अर्थपूर्ण जीवन है उसका प्रतीक है। सो इट इज बेटर देन एन ओक। इसलिए यह एक बलूत के पेड़ से ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 19 to 22 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। तो अपन को 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। व्हाट कैन द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो ये अपना जो ओपनिंग चैप्टर है फर्स्ट बुक का उसी से लिया गया है कि जो आंतरिक परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है। तो इसका आंसर हो गया वाटरवे कैन बी द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। वाटरवे या जो जल के रास्ते हैं वो आंतरिक परिवहन के सबसे सस्ते साधन हो सकते हैं। इट मैक्स ट्रांसपोर्ट बाय बोट्स एंड बार्जेज। और इसके अंदर नाव और छोटी नावों के द्वारा ट्रांसपोर्ट या परिवहन होता है। थ्रो कैनाल एंड रिवर्स। अपनी जो नहर और नदियां हैं उनके द्वारा। हु सजेस्ट द साइज 10 into 8 feet एंड द होम। ये अपना क्वेश्चन ए रूम साइज 10 into 8 से लिया गया है। तो रूम की साइज 10 गुना 8 है। इसका सुझाव किसने और किसको दिया। तो श्रीमती मलिक ने आर्किटेक्ट और अपने पति को यह सुझाव दिया था। आंसर हो गया मिसेज मलिक सजेस्टेड द रूम साइज 10 into 8 टू मिस्टर मलिक एंड द आर्किटेक्ट फॉर द यूज ऑफ हर ओल्ड मदर इन लॉ एंड आफ्टर हर एज स्टोर। तो पहले तो ये स्टोर रूम है वो अपनी सास के काम में आ जाएगा और उसके बाद में उसको एक स्टोर बना लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। व्हाई डिड गांधी जी स्कोल्ड द लायर्स। जो लायर्स या वकील हैं उनको गांधी जी ने क्यों फटकारा था। चंपारण के अंदर आपको मालूम है कि जो वहां के लायर्स या वकील हैं वो किसानों से बहुत ज्यादा फीस ले रहे थे और उनकी सहायता नहीं कर रहे थे। इसके लिए गांधी जी ने उनको फटकारा था। तो इसका आंसर अपन को इस तरह। गांधी जी स्कोल्डेड द लायर्स ऑफ द चंपारण एरिया फॉर चार्जिंग हाई फीस। क्योंकि वो अत्यधिक मात्रा में फीस ले रहे थे फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, गरीब बटाईदारों से, एंड नॉट हेल्पिंग देम, और उनकी सहायता नहीं कर रहे थे। वाई इज अंटार्कटिका ए क्रूशियल एलिमेंट इन द डिबेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज है उसके अंदर एक अंटार्कटिका है वो एक क्रूशियल एलिमेंट या तत्व कैसे है। तो इसका आंसर अपन को देना है। तो अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट
in the debate of climate change because its expands white landscapes, क्योंकि इसका सफेद बर्फ का विस्तृत क्षैतिज है एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन और बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किया हुआ जो नीला क्षैतिज है वाज ए रिलीफ फॉलोड विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर रहे। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना 125 वर्ड में इसका आंसर देना है। तो और ये 7 अंक का क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्योरिटी, पवित्रता है या शुद्धता है उसके कौन कौन से गुण हैं। तो प्योरिटी इज पावर है, उस लेसन से इसको आंसर देना है 125 वर्ड। तो इसको बच्चों इस तरह से शुरू करना है। द मेरिट्स ऑफ प्योरिटी आर फॉलोइंग, जो पवित्रता है उसके निम्नलिखित लक्षण या गुण हैं। देयर शुड बी प्योरिटी ऑफ बॉडी, एक तो शरीर की शुद्धता या पवित्रता होनी चाहिए। इट गिव फिजिकल हेल्थ, ये हमें शारीरिक स्वास्थ्य देती है। देयर शुड बी प्योरिटी ऑफ स्पीच, वाणी की शुद्धता होनी चाहिए। इट गिव्स अस अनसल्ड ट्रूथ, यह हमें बेदाग सत्य प्रदान करती है। नेक्स्ट आगे, देयर शुड बी प्योरिटी ऑफ हार्ट, हृदय की शुद्धता होनी चाहिए। इट गिव्स अनसेल्फिश लव, और यह निस्वार्थ प्रेम देती है। देयर शुड बी प्योरिटी ऑफ थॉट, विचारों की शुद्धता होनी चाहिए। इट कीप्स ओवर रीजन राइटियस, यह हमारे तर्कों को सही करती है। देन देयर शुड बी प्योरिटी ऑफ माइंड, और हमारे दिमाग की भी शुद्धता होनी चाहिए। इट गिव अस वोलसम पीस, और यह हमें संपूर्ण शांति प्रदान करता है। देयर शुड बी प्योरिटी ऑफ एक्शन, और हमारे कार्य में भी शुद्धता होनी चाहिए। इट प्रोवाइड्स सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, यह हमको सिंसियर यानी अच्छी जो सेवा प्रदान की जाती है। फर्दर आगे, देयर शुड बी प्योरिटी ऑफ सोसाइटी, समाज की शुद्धता होनी चाहिए। इट गिव्स हारमोनियस यूनिटी, यह मेल जोल वाली एकता प्रदान करती है। आफ्टरवर्ड इसके बाद में, देयर शुड बी प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट, यहाँ पर वातावरण की शुद्धता होनी चाहिए। इट गिव सोल इलेटिंग सीरेनिटी, यह आत्मा को उन्नत करने वाली पवित्रता प्रदान करती है। फाइनली अंत में, प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स और विजन वर्ड एंड डीड प्योर, दिमाग की जो शुद्धता है वो हमारे दृष्टिकोण को, हमारे शब्दों को, हमारे कार्य को शुद्ध करती है। विलियंस हु केम टू हार्म, जो दुष्ट लोग हैं जो इसको नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, वो शुद्धता की उपस्थिति में चुपचाप खड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसको भी अपन को 125 वर्ड में लिखना है। राइट ए कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर, जो लेखक है उसकी जो दादी है उसका चरित्र चित्रण अपन को करना है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आप अपने स्वयं के शब्दों में बना के लिखोगे तो आप अच्छी स्कोरिंग कर पाओगे। द ऑथर्स ग्रैंड मदर इज एन ओल्ड लेडी, ऑथर की दादी है वो एक वृद्ध महिला है। शी हैज ए रिंकल्ड फेस, उसका झुर्रीदार चेहरा है। द पीपुल सेड दैट हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, और लोग कहते हैं कि कभी वह जवान और सुंदर थी। शी इज नॉट टॉल, वह लंबी नहीं है, बट शी इज फैट, लेकिन मोटी है। हर वेस्ट इज स्लाइट बेंड डाउन, और उसकी कमर थोड़ी सी हल्की सी झुक गई है। हर फेस एंड बॉडी लुक अनचेंज्ड, और उसका चेहरा और शरीर है वो बिना बदला हुआ दिखाई देते हैं। फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 वर्षों से। हर लिप्स मूव कॉन्स्टेंटली इन ऑडिबल प्रेयर, और उसके होठ हैं वो लगातार सुनने वाली प्रार्थना है, उसके अंदर प्रार्थना के अंदर हिलते हुए दिखाई देते हैं। शी इज ऑलवेज टेलिंग बीट्स ऑफ हर रोजरी, और वह अपनी जो मनकों की माला है उनके जो मनके हैं उनको कहती रहती है या बोलती रहती है। शी इज ए काइंड लेडी, वह एक दयालु महिला है। शी फीड्स विलेज डॉग्स एंड स्पेरोज, वह गांव के कुत्तों और जो गोरैया हैं उनको खाना खिलाती है। शी लव द ऑथर्स वेरी मच, और वह लेखक को भी बहुत ज्यादा प्रेम करती है। शी वियर्स स्पॉटलेस विच साड़ी, वह व्हाइट साड़ी, वह बिना धब्बे वाली सफेद साड़ी पहनती है।
हर सिल्वर लॉक्स आर स्केटर्ड, और उसकी जो सफेद चोटी है वो बिखरी हुई है, अनटाइडी ओवर हर पेल फेस, और वह उसका जो पीला चेहरा है उसके ऊपर यूं ही बिखरी हुई है। शी हेल्प्स द ऑथर गोट रेडी फॉर स्कूल, और वह जो लेखक है उसको विद्यालय जाने के लिए तैयार करती है। शी लाइक्स रिलीजियस एजुकेशन बट शी डिसलाइक म्यूजिक, वह धार्मिक शिक्षा को पसंद करती है लेकिन वह संगीत को पसंद नहीं करती। एंड इंग्लिश स्टडी, और जो अंग्रेजी का अध्ययन है उसको भी पसंद नहीं करती है। तो ये एक अपन जो ऑथर की दादी माँ है उसका चरित्र चित्रण 125 वर्ड में कर दिया है। आगे और देखो इसी क्वेश्चन में, शी थिंक्स दैट म्यूजिक इज नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक, कि जो सामान्य लोग हैं उनके लिए संगीत अच्छा नहीं है। शी लाइक्स ओनली गॉड एंड रिलीजियस स्टडी, वह केवल भगवान और धार्मिक जो अध्ययन है उसको पसंद करती है। शी आल्सो केयरफुल अबाउट द ऑथर्स इन कंप्लीट लाइफ, और वह लेखक के बारे में पूरे जीवन भर उसके प्रति सावधान रहती है। 25 to 28 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। अपन को निम्न जो क्वेश्चन है उनके 30 से 40 शब्दों में आंसर देने हैं। 25 है, वाई वाज शेरलॉक होम्स इंटरेस्टेड इन गेटिंग द लेटर्स एंड फोटोग्राफ एट द अर्लीस्ट, यानी शेरलॉक होम्स है वो लेटर, पत्र और फोटोग्राफ है वो जल्दी से जल्दी क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो शेरलॉक होम्स है वो एक जासूस है, और ये ट्रबल इन भूमिया है वहां से ये क्वेश्चन आया है। शेरलॉक होम्स वांटेड टू गेट द लेटर्स एंड फोटोग्राफ एट द अर्लीस्ट, शेरलॉक होम्स है वो पत्र और फोटोग्राफ जल्दी से जल्दी लेना चाहता है, बिकॉज ही फियर्ड दैट आयरिश लायर हस्बैंड माइट टेक एन अंडर एडवांटेज ऑफ इट, क्योंकि वह सोचता है कि आयरिश का जो वकील पति है वो इसका अनुचित फायदा उठा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु किल्ड महेश एंड वाई, महेश को कौन मारता है और क्यों मारता है। तो ड्राउट से ये लिया गया है। गफूर किल्ड महेश बिकॉज महेश वाज सकिंग अप द वाटर कमिंग फ्रॉम द पिक्चर, गफूर है उसने महेश को मार दिया क्योंकि महेश जो एक बैल था ना वह उस घड़े से जो पानी रिस करके आ रहा था उसको पी रहा था। लेटर इन ए फिट ऑफ एंगर, और एक गुस्से के आवेग के अंदर ही किल्ड महेश, उसने उस महेश को मार दिया। What was the king's offer to the man who could beat his daughter in race in whistling? राजा है उसने उस व्यक्ति को क्या देने का तय किया जो उसकी पुत्री को सीटी बजाने के अंदर मार दे दे। तो ये स्वयंवर वाले के अंदर है। The king offered that he would hand off his daughter, कि वह अब उसकी पुत्री का हाथ उसको दे देगा, एंड हाफ किंगडम टू द मैन, और उस व्यक्ति को आधा राज्य भी दे देगा, हु कुड बीट हिज डॉटर इन कंटेस्टिंग, जो कि इस प्रतिस्पर्धा के अंदर उसकी जो पुत्री है उसको मात दे देगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड द टाइगर किंग पे टू द ब्रिटिश ज्वेलर फॉर रिंग्स। टाइगर किंग है उसने उस ब्रिटिश ज्वेलर या आभूषण विक्रेता जो कलकत्ता का था उसको उन रिंग के लिए कितना पेमेंट दिया। तो द टाइगर किंग पेड 3 लाख रुपीज टू द ब्रिटिश ज्वेलर फॉर 50 डायमंड रिंग्स। उस टाइगर किंग ने उस ब्रिटिश ज्वेलर को 3 लाख रुपए का पेमेंट दिया उन डायमंड रिंग के लिए। तो थैंक यू बच्चों, ये आपका जो पूरा का पूरा 2020 का राजस्थान बोर्ड में आया हुआ अपना पेपर है उसको सोल्व करने की कोशिश की है, और आप इसको 1-2 बार पढ़ें और इसके अनुसार ही आप इसकी तैयारी करें। थैंक यू, ओके, बेस्ट ऑफ लक।